गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करेंगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशंस, करारोपण के नियम। यह बीए थर्ड ईयर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। करारोपण के नियम क्या हैं? पब्लिक फाइनेंस के अंदर करारोपण के नियम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जनक कहे जाते हैं, एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा दिया गया क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी 200 वर्षों तक पूरे विश्व में छाई रही, लेकिन 1929 की महामंदी ने उनकी कमियों को उजागर कर दिया। लेकिन कुछ नियम एडम स्मिथ ने ऐसे भी दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन नियमों में है करारोपण के नियम। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो दिए हैं वो एडम स्मिथ ने करारोपण के ये 4 नियम दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो पहले हम देखते हैं इन करारोपण के नियम में एडम स्मिथ के वो 4 नियम। तो पहला नियम देखो क्या है, योग्यता का नियम। पहला जो इसमें दे रखा है योग्यता का नियम, कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ एबिलिटी। उसके अनुसार यह एक समानता का नियम है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कर देय व्यक्ति पर जो कर लगना है वो उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जितना व्यक्ति कर देने योग्य है उसी के अनुसार उस पर कर लगे, ताकि कर भार जो है वो धनी व्यक्ति पर ज़्यादा और निर्धन व्यक्ति पे कम हो। दूसरा जो उसका नियम था वो था निश्चितता का नियम, कि इसके अनुसार करदाता को उनके द्वारा, सरकार द्वारा जो कर की राशि निर्धारित की जानी है वो पहले से, पूर्व से निश्चित होनी चाहिए, ताकि वो उस कर के लिए अपना बजट तय कर सके कि मुझे इतनी राशि कर के रूप में चुकानी है। कर की राशि में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, इसलिए ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की कर चुकाने में परेशानी न आए। अगला जो इसके अंदर जो नियम है तीसरा, वो देखिए सुविधा का नियम। यहाँ देखिए तीसरा नियम है सुविधा का नियम, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। मतलब कर की वसूली सुविधा अनुसार होनी चाहिए। जब करदाता के पास आय उसको प्राप्त हो तभी उससे कर वसूला जाए। जैसे किसान हैं तो किसानों की जब इनकम, जब उनकी फसल कटती है, फसल बाज़ार में जाती है, तो उस समय उनके पास, उनकी जेब में पैसा होता है, उस समय उससे कर लिया जाए, ना कि उस समय जब वो फसल को बो रहे हैं। हालांकि भारत में कृषि पे कर नहीं लगता, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी करदाता पे कर उस समय लगना चाहिए जब उसके पास आय का प्रवाह हो, उसके पास आय आ रही हो। अगला है मितव्ययिता का। हम इसमें आगे देखेंगे। देखो मितव्ययिता का सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब ये है कि कर को एकत्रित करने की लागत कम से कम होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि छोटे से कर के लिए, कर की राशि के लिए सरकार बड़े बड़े कर्मचारी या बड़ी संख्या में कर्मचारी को नियुक्त कर देती है और कर की राशि से भी ज़्यादा खर्च कर को एकत्रित करने में, कलेक्ट करने में लग जाता है। इसलिए कर के एकत्रण करने की, उसको कलेक्ट करने का खर्चा कम से कम होना चाहिए, तभी हम उसके एक अच्छा करारोपण का नियम कह सकते हैं। ये 4 नियम एडम स्मिथ के नियम हैं जो आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेस्टेबल ने भी करारोपण के कुछ नियम बताए हैं इसके अलावा। तो देखो बेस्टेबल कहता है, देखो अगला नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्पादकता का नियम, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि कर की राशि में उत्पादकता होनी चाहिए। कर इतना भी अधिक न लगा हो कि उत्पादन ही प्रभावित हो जाए, उत्पादन करने से उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाए, इस तरह से कर नहीं लगने चाहिए। न ही जो कर से राशि कलेक्ट की गई है वो राशि भी इस प्रकार से व्यय होनी चाहिए कि वो उत्पादकता को बढ़ाए, किसी पूंजीगत पदार्थों में उसका यूज हो। अगला है लोच का नियम, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कि कर के नियम लोचशील होने चाहिए। करों को आसानी से कम ज़्यादा किया जा सके। जैसे मान लो कि एकदम से बाढ़ आ गई, जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, तो उस समय किस प्रकार से करों को कम कर दिया जाए। और जैसे कोई तेजी का समय है,
बूम है, समृद्धिकालीन का समय है, तो करों को बढ़ा दिया जाए। तो परिस्थितियों के अनुसार कर की राशि को कम ज़्यादा किया जाना भी अति आवश्यक है, जिसे कहा गया है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद आता है विविधता का नियम दिया है, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कि कर में विविधता होनी चाहिए। कई प्रकार के कर लगने चाहिए ताकि हर व्यक्ति कर के दायरे में आ जाए, कोई भी व्यक्ति कर से छूटे नहीं। इसलिए करों में विविधता होनी चाहिए ताकि समग्रता बढ़े। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति का सरकार के उस खजाने में कुछ ना कुछ अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो। और उसके बाद आगे है सरलता का नियम। कर बड़े सरल होने चाहिए, हर व्यक्ति आसानी से कर की स्थिति को समझ पाए कि कर क्यों लगाया जा रहा है, इस कर के क्या मायने हैं, मुझे कितना कर चुकाना है, मुझे कर जो है किस तरह से जो ITR भरनी है, ये बहुत सिंपल होना चाहिए। जैसे मौजूदा सरकार ने इसको बहुत सरल कर दिया है इसी नियम को देखते हुए। तो इसी प्रकार से आगे है, हम देखते हैं समन्वय का नियम देखा है, ठीक है। तो इनमें समन्वय भी होना चाहिए। कई बार कई प्रकार के कर लगते हैं, राज्य सरकार भी कर लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है, और जो स्थानीय निकाय भी कुछ कर लगाते हैं। तो यदि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो एक केंद्र सरकार भी वहीं करदाता पे लगा रही है, वहीं कर राज्य सरकार लगा रही है, तो एक करदाता को दो प्रकार के कर जो है वहन करने होंगे तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर केंद्र सरकार कर लगा रही है वहाँ पर राज्य सरकार उस पर कर न लगाए, या लोकल गवर्नमेंट उस पर, लोकल बॉडी जो है उस पर कर ना लगाए, ताकि करदाता एक ही बार उस कर को चुकाए, बार बार वो कर न चुकाना पड़े। तो करों के बीच में समन्वय होना अति आवश्यक है। अगला है वांछनीयता या समीचीनता का नियम, कैनन ऑफ शूटेबलेस होना बहुत ज़रूरी है, शूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। कर बड़े उचित होने चाहिए, वांछनीय होने चाहिए। जहाँ कर की आवश्यकता है वहीं पे कर लगाया जाए और शूटेबल टाइम पे कर लगाया जाए, और जब कर की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे कर नहीं लगाया जाए। इस प्रकार से एक श्रेष्ठ कर प्रणाली के लिए इन नियमों का होना बड़ा अति आवश्यक है, और ये किसी भी राजस्व जो है सिस्टम जो है हमारा राजकोषीय नीति कहें हम, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कई अन्य अर्थशास्त्री हैं, जैसे श्रीमती उर्सुला हिक्स ने भी एक श्रेष्ठ कर प्रणाली के 3 नियम बताए हैं। देखो, उन्होंने कहा कि करारोपण का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए किया जाना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट, जो सरकार है, जो सेवाएं प्रदान करती है, उनके लिए जो खर्च आता है उस खर्च को पूरा करने के लिए उसको कर लगाना चाहिए। अगली बात उन्होंने कही है, दूसरा देखिए, कि जनता पर उनकी क्षमता के अनुसार कर लगना चाहिए, एबिलिटी के अनुसार कर हो। और तीसरा है कर सार्वजनिक होने चाहिए, मतलब यहाँ सार्वजनिक का मतलब कि यूनिवर्सल होने चाहिए, सार्वभौमिक होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि एक स्थिति में वो कर जो है ठीक बैठती हों और दूसरी स्थिति में वो क्या है विपरीत बैठती हों। तो कर में सार्वभौमिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये करों के नियम हैं जो एडम स्मिथ ने दिए हैं सबसे पहले, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो कर के नियम दिए हैं उनके 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला योग्यता का नियम, दूसरा निश्चितता का नियम, और तीसरा उनका आता है सुविधा का नियम, और फिर आता है मितव्ययिता का नियम। ये चारों नियम एडम स्मिथ के नियम है। कई बार नेट के अंदर या और एग्ज़ाम्स के अंदर भी ऐसा पूछ ले जाता है कि निम्न में से कौन सा नियम एडम स्मिथ का नहीं है। तो एडम स्मिथ के ये चारों नियम अच्छे से बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये बेस्टेबल ने जो नियम दिए हैं, उत्पादकता का नियम है, लोचशीलता का नियम है, विविधता का नियम है, सरलता का नियम है, ठीक है। और उसी प्रकार अपने देखते हैं यहाँ कि भाई समन्वय का नियम है, वांछनीयता का नियम है। ये सब नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में उर्सुला हिक्स ने जो 3 नियम बताए हैं कि करारोपण जो सार्वजनिक सेवाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए लगने चाहिए, करारोपण जनता को क्षमता के अनुसार लगना होना चाहिए, कर सार्वभौमिक होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो नियम जो है करारोपण के हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।